अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज हम पार्ट 2 रिकॉर्ड कर रहे हैं। एर्गोमेट्रिन और मिथाइल एर्गोमेट्रिन के बारे में हम पढ़ रहे थे। ये हमारे पास जो ड्राइन कंस्ट्रक्टर है एर्गोमेट्रिन है, मिथाइल एर्गोमेट्रिन। तो हमने कल ख़त्म किया था, फार्माकोकाइनेटिक्स भी हमने कल पढ़ लिए थे। तो आज हमने एडवर्स इफ़ेक्ट्स इसके देखने हैं कि एडवर्स इफ़ेक्ट्स क्या काज होते हैं। एडवर्स इफ़ेक्ट्स के बाद हम देखेंगे कि भाई कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें हम यूज़ कर सकते हैं और कौन सी कंडीशन है जिसमें हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। मीन्स इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। और इससे पहले उन दोनों से पहले हम देखेंगे एडवर्स इफ़ेक्ट्स। तो सबसे पहला जो एडवर्स इफ़ेक्ट है, सबको पता है कि मोस्ट ऑफ द ड्रग्स के साथ वो लिंक होता है नोजिया। और जब नोजिया होगा वॉमिटिंग के चांसेस भी इंक्रीज हो जाएंगे। ये डोपामिनर्जिक एक्शन में आ गया, ठीक है, या सीटीसी या 5-HT3 रिसेप्टर उनकी इरिटेशन की वजह से नोजिया एंड वॉमिटिंग होता है, जो हमने कल डिस्कस किया था। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी, आपने वो वीडियो देख लेनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और इस वीडियो को समझने के लिए, इस लेक्चर को समझने के लिए वो वीडियो देखना ज़रूरी है। थोड़ी सी लेंथी है लेकिन बहुत ही मज़े की वीडियो, देखिएगा ज़रूर। नोजिया वॉमिटिंग तो 5-HT3 या सीटीसी की इरिटेशन की वजह से हो गया। लेकिन एक चीज़ होती है ब्लड प्रेशर। हमने आपको ये भी बताया था कि कौन सा ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो इससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है। किस तरह इंक्रीज़ होता है ये हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा और यहाँ पर भी आपको कार्ड की सूरत में मिल जाएगी वीडियो। ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो गया। एक और बड़ी ख़राब चीज़ होती है कि मिल्क जो है, मिल्क प्रोडक्शन या मिल्क सिक्रीशन, ये जी हो जाती है डिक्रीज़। इसके डिक्रीज़ होने की वजह क्या है? इसके डिक्रीज़ होने की वजह ये है कि जब हम हाई डोज देते हैं, एर्गोमेट्रिन का या मिथाइल एर्गोमेट्रिन का, हाई डोज की वजह से इनहिबिशन होती है प्रोलैक्टिन की, ठीक है। प्रोलैक्टिन की इनहिबिशन की वजह से मिल्क सिक्रेशन भी ख़त्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। और ये इसके डोपामिनर्जिक एक्शन में आता है। कौन से एक्शन में? डोपामिनर्जिक एक्शन, ठीक है। तो ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स या एडवर्स इफ़ेक्ट्स थे जो ओवरडोजिंग की वजह से काज होते हैं। नोजिया, वोमिटिंग, हाई ब्लड प्रेशर, मिल्क सिक्रेशन डिक्रीज़ होगा। मिल्क सिक्रेशन डिक्रीज़ क्यों होगी? क्योंकि जब हम डोज इंक्रीज़ करेंगे तो प्रोलैक्टिन जो है वो इनहिबिट हो जाएगा और प्रोलैक्टिन के इनहिबिशन की वजह से मिल्क सिक्रेशन इनहिबिट हो जाएगी और ये इसका डोपामिनर्जिक एक्शन है। अभी हम कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की तरफ जाते हैं कि कौन सी कंडीशंस हैं जहां हम एर्गोमेट्रिन और मिथाइल एर्गोमेट्रिन को यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहली कंडीशन, अभी वो सीन गुजरा है वस्कुलर डिजीज़ का कि हाइपरटेंशन अगर हो जाए, वस्कुलर डिजीज़ में लिखता हूँ, जनरली मैं वस्कुलर डिजीज़ लिख रहा हूँ, डिसीज़, ठीक है। इसमें अब दो चीज़ें आती हैं। एक चीज़ आती है हाइपरटेंशन और दूसरी चीज़ क्या है? टॉक्सीमिया। टॉक्सीमिया का मतलब ये है कि टॉक्सिन रिलीज कर दी हैं बैक्टीरिया ने इन द ब्लड सर्कुलेशन, उस कंडीशन में। और हाइपरटेंशन की कंडीशन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है एर्गोमेट्रिन और मिथाइल एर्गोमेट्रिन। अगर हाइपरटेंशन है और आप एर्गोमेट्रिन या मिथाइल एर्गोमेट्रिन दे रहे हैं तो ब्लड प्रेशर मोर एंड मोर इंक्रीज, तो आपकी सेहत के लिए ये नाकिस है। टॉक्सीमिया, पहले ही आपको इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज हैं
ठीक है। पहले टॉक्सिसिटी इंक्रीज़ है, जब एर्गोमेट्रिन और मेथाइल एर्गोमेट्रिन देंगे तो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी। उसके बाद टॉक्सीमिया है, तो टॉक्सीमिया की वजह से सेप्सिस भी होगा, और सेप्सिस की वजह से गैंग्रीन। और गैंग्रीन क्या होता है? ये होता है टिश्यू डेथ। और टिश्यू डेथ कब होती है? जब ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है या लैक ऑफ ब्लड फ्लो, ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो के लैक की वजह से टिश्यू डेथ होती है। टिश्यू डेथ किस कंडीशन में? गैंग्रीन कंडीशन में। और गैंग्रीन एक कंडीशन है सेप्सिस में, और सेप्सिस जो है वो टॉक्सीमिया की वजह से होती है। ठीक है। इसके बाद आता है, अगर कोई लिवर डिसफंक्शन है या कोई किडनी का प्रॉब्लम है, तो इन दोनों कंडीशन में, लिवर डिसफंक्शन और किडनी डिसफंक्शन में, आप एर्गोमेट्रिन और मेथाइल एर्गोमेट्रिन एडमिनिस्टर नहीं कर सकते। एक और केस है प्रेगनेंसी में आप यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप प्रेगनेंसी में यूज़ करेंगे तो एबॉर्शन हो जाएगा। प्रीमेच्योर बेबी या प्रीमेच्योर इन्फेंट जो है वो आउटसाइड द बेबी आपको मिलेगा। और उसकी अगर थोड़ा सा आप एंड पे चले गए हैं, 7वां या 8वां मंथ था और एबॉर्शन हो गया है, तो उसका सांस बिल्कुल काम नहीं करेगा, बॉडी स्ट्रक्चर्स भी अंडर डेवलप्ड होंगे। लेकिन उससे पहले अगर 5th या 4th मंथ में एर्गोमेट्रिन या मिथाइल एर्गोमेट्रिन एडमिनिस्टर हो गई आपकी बॉडी के अंदर, तो ऐसे स्ट्रक्चर आएंगे कि आपको देख कर ही खौफ आएगा। ठीक है। और थर्ड स्टेज ऑफ डिलीवरी से या लेबर से पहले बिफोर थर्ड स्टेज ऑफ लेबर की तीसरी जो स्टेज है, तीसरी जो हद है, उससे पहले अगर आप एर्गोमेट्रिन या मिथाइल एर्गोमेट्रिन देते हैं तो ये आपका कसूर है कि अगर आपका बेबी एबनॉर्मल पैदा होता है। तो अभी हम देखते हैं कि एर्गोमेट्रिन और मिथाइल एर्गोमेट्रिन का एक्चुअली थेराप्यूटिक फंक्शन क्या है, कि किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। तो मेनली इसका एक फंक्शन है पीपीएच को प्रिवेंट करने के लिए और पीपीएच को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, कि आपको पीपीएच हो रहा है, पीपीएच है क्या? कंट्रोल करेगा एंड प्रिवेंट करेगा। पीपीएच है पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज से क्या मुराद है? जब भी बेबी डिलीवर हो रहा होगा, ठीक है, ड्यूरिंग, मैं कहता हूँ कि एंटीरियर शोल्डर डिलीवरी। एंटीरियर शोल्डर डिलीवरी से क्या मुराद है? एंटीरियर शोल्डर डिलीवरी से मुराद जब पहला शोल्डर बेबी का बाहर आ रहा होगा, फ्रंट वाला शोल्डर जो है वो बाहर आ रहा होगा। अब कौन सा फ्रंट शोल्डर होगा, लेफ्ट वाला या राइट वाला, ये डिपेंड करता है कि बेबी की ओरिएंटेशन इनसाइड द यूटेरस, इनसाइड द वॉम्ब किस तरह की है। दैट विल डिसाइड कि कौन सा शोल्डर पहले बाहर आएगा, कौन सा शोल्डर पहले डिलीवर होगा। इस टाइम पे ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग एंटीरियर शोल्डर डिलीवरी ब्लीडिंग के, पोस्टपार्टम हेमरेज के चांसेस होते हैं। तो इस चांस को कम करने के लिए आप इंजेक्ट करेंगे 0.2 to 0.3 मिलीग्राम ऑफ एर्गोमेट्रिन या फिर मिथाइल एर्गोमेट्रिन IM में। ठीक है, लेकिन एक बात लाजमी याद रखिएगा कि जब ज़्यादा चांस हो ब्लीडिंग का तब हम दे दें। ठीक है, जब ज़्यादा चांस हो, व्हेन मोर चांसेस आर देयर और देयर। ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी हो रही है पोस्टमार्टम में, जितना 350 या 400 सेंटीमीटर क्यूब जितना भी ब्लड वेस्ट होता है, सो दैट इज़ नॉर्मल। लेकिन अगर उससे ज़्यादा
ब्लीडिंग के चांसेस हैं। अब ये हमें डिलीवरी से पहले या डिलीवरी के दौरान कैसे पता चलेगा, तो इसका बड़ा सिंपल सा फार्मूला है कि दो चीज़ें होती हैं। एक होता है ग्रैंड मल्टीपैरा और दूसरी चीज़ है यूट्राइन इनर्शिया। यूट्राइन पैरा एंड ग्रैंड मल्टीपैरा एंड यूट्राइन इनर्शिया। तो ग्रैंड मल्टीपैरा का मतलब है कि एक फीमेल है, उसने 5 या 5 से ज़्यादा बच्चों को बर्थ दी है, तो उसको हम ग्रैंड मल्टीपैरा कहते हैं, और उसके यूटेरस को ग्रैंड मल्टीपैरा यूटेरस कहेंगे। तो उस यूटेरस में ब्लीडिंग के चांसेस मैक्सिमम होंगे, ठीक है। पीपीएच के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। यूट्राइन इनर्शिया के बारे में अगर आपने जानना है तो हमारी पिछली ऑक्सीटोसिन की वीडियो देखिएगा, उसमें आपको डिटेल मिल जाएगी। यूट्राइन इनर्शिया क्या होता है, जब एनफ कॉन्ट्रैक्शंस नहीं प्रोड्यूस होती यूटेरस की, ठीक है, कि बेबी को पुश कर सके, तो उस कंडीशन में भी पीपीएच के चांस ज़्यादा होते हैं। तो इसमें भी और ग्रैंड मल्टीपैरा में भी हम देते हैं मिथाइल एर्गोमेट्रिन और एर्गोमेट्रिन पीपीएच को कंट्रोल और प्रिवेंट करने के लिए। तो हमें पता चल गया बिफोर डिलीवरी के, हाँ जी, या ड्यूरिंग डिलीवरी के यूट्राइन इनर्शिया है या ग्रैंड मल्टीपैरा है वुमेन, तो उसको हम एर्गोमेट्रिन या मिथाइल एर्गोमेट्रिन देंगे एट द टाइम ऑफ एंटीरियर शोल्डर डिलीवरी। कितना डोज देंगे, 0.2 to 0.3 मिलीग्राम। और कैसे देंगे, इंट्रामस्कुलरली देंगे। अब हम देखते हैं कि अगर खुदा न खास्ता पोस्टपार्टम हेमरेज हो ही गया है, तो इसमें हम डोज देंगे 0.5 मिलीग्राम। फिर इसको हम एडमिनिस्टर IM की जगह IV करेंगे ताकि क्विक एक्शन हो। हम कल पढ़ चुके हैं कि किस तरह रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इफ़ेक्ट करता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर से मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पे वीडियो मौजूद है, देख लें आप। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा, देखिए जाके आप। पोस्टपार्टम हेमरेज 0.5 मिलीग्राम अब देंगे IV से। कॉन्सेप्ट ऑफ एक्शन क्या है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या है, आपको पिछली वीडियो में डिटेल मिल जाएगी। तो 0.5 मिलीग्राम आपने दिया, पीपीएच इंशाल्लाह स्टॉप हो जाएगा। सबसे बेस्ट, अगर फिर भी स्टॉप नहीं होता, सबसे बेहतरीन कॉम्बिनेशन है ये मिलीग्राम 0.5 मिलीग्राम ऑफ एर्गोमेट्रिन, ठीक है, और 5 IU ऑक्सीटोसिन। ये कॉम्बिनेशन अगर आप दें तो मैक्सिमम चांस है कि सेवर ब्लीडिंग रुक जाएगी, ठीक है। ये सेवर ब्लीडिंग के लिए यूज़ होता है, ओके। और इसको आप IV भी दे सकते हैं और IM भी दे सकते हैं, ठीक है, जैसे आपकी ख्वाहिश है। इसके अलावा हम आगे देखते हैं, हमारे पास एक कंडीशन होती है और उस कंडीशन को हम कहते हैं यूट्राइन एटोनी। यूट्राइन एटोनी, यूट्राइन एटोनी। यूट्राइन एटोनी का मतलब ये है कि स्टिमुलेशन नहीं पहुंच रही यूटेरस पर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। उस कंडीशन में अगर आप एट द टाइम ऑफ योर डिलीवरी पहुंच गए हैं लेकिन लेबर इंड्यूस नहीं हुआ, तो आप उस टाइम पे एर्गोमेट्रिन और मिथाइल एर्गोमेट्रिन इंड्यूस करवाएंगे। अब एर्गोमेट्रिन और मिथाइल एर्गोमेट्रिन क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करेंगे। अब इस कंडीशन में, या एक और कंडीशन है सी सेक्शन या सिजेरियन सेक्शन।
इन दोनों कंडीशन में यहाँ पे आपने कॉन्ट्रैक्शन इंड्यूस करवा ली ऑक्सीटोसिन से या एर्गोमेट्रिन या मिथाइल एर्गोमेट्रिन से, तो हो गया जी आपको PPH, पोस्टपार्टम हेमरेज। अब इस कंडीशन में क्या होगा, आप देंगे मिथाइल एर्गोमेट्रिन, मैं E और ME से जाहिर कर रहा हूँ, एर्गोमेट्रिन या मिथाइल एर्गोमेट्रिन देंगे, ब्लीडिंग स्टॉप कैसे होगी, ये जो है कंप्रेस करेंगे किसको, मैशवर को, किसका, मायोमेट्रियम के मैशवर को, मायोमेट्रियम मैशवर को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या कंप्रेस करेंगे, एज ए रिजल्ट ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाएगी, ब्लीडिंग जो है स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि एक और कंडीशन है इन्वोल्यूशन की, या स्पेसिफिकली यूट्रस इन्वोल्यूशन। इन्वोल्यूशन कहते हैं जब भी ऑर्गन अपना साइज छोटा करता है, ऑर्गन साइज रिगेन में लिखता हूँ। ठीक है, यूटेरस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ही बड़ा हो जाता है, आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे, अगर आप वुमेन हैं तो आपने केस को एक्सपीरियंस खुद किया होगा। तो ऑर्गन साइज इंक्रीज़ हो जाता है, यूटेरस साइज इंक्रीज़ हो जाता है। एर्गोमेट्रिन और मिथाइल एर्गोमेट्रिन, इनमें से कोई एक आप देंगे, मैं प्रेफर करूँगा एर्गोमेट्रिन को। ठीक है, एर्गोमेट्रिन भी आप दे सकते हैं या आप मिथाइल एर्गोमेट्रिन भी दे सकते हैं 7 दिनों के लिए। TDS मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको हम कहते हैं 3 times a day। ठीक है, 3 times a day, 7 दिन और दिन में 3 मरतबा एर्गोमेट्रिन या मिथाइल एर्गोमेट्रिन। ठीक है, अब आखिरी चीज़, लेकिन बहुत ही ख़तरनाक चीज़, हमने डायग्नोज करना है वेरिएंट एंजाइना को। वेरिएंट एंजाइना को डायग्नोज करने के लिए ड्यूरिंग कोरोनरी एंजियोग्राफी, ड्यूरिंग कोरोनरी आर्टरी की एंजियोग्राफी जब हो रही होगी तो उस टाइम आपको इंजेक्ट किया जाएगा क्या चीज़, एर्गोमेट्रिन या मिथाइल एर्गोमेट्रिन। जब आपको ये इंजेक्ट किए जाएंगे तब कॉन्ट्रैक्शन होगी और प्रॉम्प्ट कॉन्ट्रैक्शन होगी। प्रॉम्प्ट कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम आपकी वो ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट ही रहेगी। प्रॉम्प्ट कंस्ट्रिक्शन होगी, किस चीज़ की प्रॉम्प्ट कंस्ट्रिक्शन होगी, रिएक्टिव सेगमेंट की। अब रिएक्टिव सेगमेंट क्या होता है? रिएक्टिव सेगमेंट वो होता है जो कॉज करता है, दैट कॉज वेरिएंट एंजाइना, दैट कॉज वेरिएंट एंजाइना। वो पार्ट जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर कॉन्स्ट्रिक्शन होती है और आपको सिम्टम्स ऑफ वेरिएंट एंजाइना शो होते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको वेरिएंट एंजाइना है। और ये बड़ा ख़तरनाक तरीका है क्योंकि इससे आपका जो वेरिएंट एंजाइना है वो मज़ीद वर्स हो सकता है। तो इस टेक्निक को हम हमेशा इससे बचने की कोशिश करते हैं और अब ये प्रैक्टिस में भी नहीं है। तो ये थे यूजेस ऑफ एर्गोमेट्रिन एंड मिथाइल एर्गोमेट्रिन। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है अभी भी इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको पिछली वीडियो मिल जाएगी, लिंक में मैं आपको फिर बता रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो देख लीजिएगा। और इससे पहले हमारी एक और वीडियो गुजर चुकी ऑक्सीटोसिन के बारे में, वो भी लाजमी देखिएगा। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा
तब तक के लिए ज़ुहैब ताहिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।